हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी के चैप्टर 1 की केस स्टडी डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आपका चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपके साथ टोटल 6 केस स्टडी डिस्कस करूँगी। मार्क्स आपको हर क्वेश्चन के आगे अलॉटेड हैं, तो आप बिल्कुल उससे देखें। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं केस स्टडी का। द परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल्स मैनेजर्स एट शारदा लिमिटेड, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड गारमेंट्स। एक शारदा लिमिटेड है जिसमें परचेज, प्रोडक्शन और सेल्स मैनेजर्स हैं। ये 3 मैनेजर हैं, ठीक। और ये काम क्या करती है ये लिमिटेड, ये कंपनी, ये रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है। और जनरली एट अ कॉन्फ्लिक्ट एज दे हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये तीनों जो मैनेजर्स हैं परचेज, प्रोडक्शन और सेल्स में, इनके बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, हमेशा लड़ाई रहती है, क्योंकि ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को आगे रखना चाहते हैं। यूजुअली ईच थिंक्स दैट ओनली दे आर क्वालिफाइड टू इवेल्युएट, जज एंड डिसाइड ऑन एनी मैटर। क्योंकि ये तीनों ही समझते हैं कि हम तीनों कि हम क्वालिफाइड हैं, हमें इवेल्युएट करना चीज़ों को आता है, हमें जज करना और डिसीजन लेना आता है। ये तीनों में ये चीज़ें हैं, यानी तीनों में ईगोइस्टिक थोड़ा इनका नेचर है। अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनल क्राइटेरिया, यानी अपने प्रोफेशनल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इनको सब कुछ मालूम है। ये इनके में थिंकिंग है, तीनों का अपने दिमाग में ये सोचना है। नेम द कॉन्सेप्ट विच विल बी रिक्वायर्ड बाय द CEO मिस्टर रमन टू रिकॉन्साइल द डिफरेंस इन अप्रोच, इंटरेस्ट और ओपिनियन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा क्या करना चाहिए जो CEO हैं रमन, कि ये तीनों आपस में लड़े नहीं, ये तीनों आपस में काम सही से करें, तीनों के ईगो क्लैशेस ना हो। तो ऐसा क्या किया जाए कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, कौन सा एक अप्रोच फॉलो किया जाए, या कहा जाए कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाए। तो बिल्कुल कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो होगा, कोऑर्डिनेशन। उन्हें मिस्टर रमन को कोऑर्डिनेशन पे ध्यान देना चाहिए। अगर वो कोऑर्डिनेशन पे ध्यान देंगे तो जो तीनों मैनेजर हैं वो अपने अपने काम को, अपने अपने एरिया को डिवाइड करके अपने तरीके से काम करेंगे और फाइनली ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके कलीग्स आपस में लड़ रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिस्ट एनी थ्री टास्क दैट मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग नीड टू डू एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन हिज फर्म। मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, उन्हें अपने फर्म में ऐसा क्या करना चाहिए, अगर वो प्रोडक्शन मैनेजर हैं तो उन्हें ऐसा कौन सा काम करना चाहिए टू कैरी आउट द प्लान्स लेड डाउन बाय द टॉप मैनेजर। यानी कि वो अगर टॉप मैनेजर हैं तो उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए काम, जिससे उनका जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो उनसे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उनका जो काम बनता है वो ठीक से हो पाए। तो प्रोडक्शन मैनेजर हैं वो, यानी कि वो कौन से उसमें आते हैं कैटेगरी में, वो टॉप मैनेजमेंट में के लेवल में आते हैं। तो उन्हें कौन से काम करने चाहिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, क्योंकि ये मैनेजर हैं, ठीक है। तो उन्हें कौन से काम करने चाहिए, इंटरप्रिटेटिंग द पॉलिसीज़ फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट। यानी जो पॉलिसीज़ टॉप मैनेजमेंट बना रहा है उसको फ्रेम करना, ठीक है, उसको बनाना, उसको लागू करवाना, ये इनका काम है, इंटरप्रेट करना। देन एंश्योरिंग दैट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सनल, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नेसेसरी डिपार्टमेंट, यानी पर्सनल मतलब होता है डिपार्टमेंट, नेसेसरी डिपार्टमेंट है या नहीं ये चेक करते रहना। तो ये भी बिल्कुल इनका काम है, इनको देखना चाहिए, क्योंकि ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं मोटिवेटिंग द पर्सनल टू अचीव डिज़ायर्ड गोल। और लगातार पर्सनल यानी जो इनका स्टाफ है उसको लगातार इनको मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। तो एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, एज अ मिडिल लेवल मैनेजर, इनको ये 3 टास्क ज़रूर करने चाहिए अपनी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 पॉइंट्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। योर ग्रैंडफादर हैज़ रिटायर्ड एज द डायरेक्टर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आपके ग्रैंडफादर रिटायर हुए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में और वो वहाँ डायरेक्टर थे। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, ही वॉज वर्किंग। तो बिल्कुल वो टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पे क्या है, डायरेक्टर हैं। हम देखते हैं डायरेक्टर, CEO, जनरल मैनेजर, CEO और जनरल मैनेजर की कैटेगरी जो आती है वो सारी की सारी आपकी टॉप लेवल की होती है, ठीक है। CEO मतलब आपके जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, वो टॉप लेवल में आते हैं। मैनेजर्स उसको फॉलो करवाने का काम करते हैं, वो मिडिल लेवल में आते हैं। और नीचे आपके आते हैं सुपरवाइज़र, फोरमैन, ये सब काम करवाने का काम करते हैं।
ठीक है, कि मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में पूरा ऑर्डर वगैरह आया उसको परफॉर्म कैसा करना है, ऑपरेशनल लेवल में आते हैं। तो बिल्कुल ये जो इनके ग्रैंडफादर हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के हैं। और ये आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 3 ये 1 मार्क्स कैरी करता है। नेक्स्ट आते हैं, नवीन इज़ वर्किंग एज अ ऑपरेशंस मैनेजर। एक कंपनी में, टोको कंपनी है, वहाँ पे नवीन जो है वो ऑपरेशन मैनेजर की पोस्ट पे काम करते हैं। नेम द मैनेजरियल लेवल एट विच ही इज़ वर्किंग, तो वो कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं आपको ये बताना है। और स्टेट एनी 2 फंक्शन ही विल परफॉर्म एज ऑपरेशनल मैनेजर, और ऑपरेशनल मैनेजर होने के कारण ये कौन से फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कोई भी 2 फंक्शंस आपको मेंशन करने हैं। तो इसमें आपका 3 मार्क्स कैरी होता है। 1 मार्क्स जाएगा कि आप बताएंगे कि ये कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हैं, ठीक है, और बाकी 2 मार्क्स आपके जाएंगे 2 फंक्शन बनाने के, 2 फंक्शन लिखने के। सो डिस्कस करते हैं। नवीन इज़ वर्किंग एट मिडिल लेवल मैनेजर, मैनेजमेंट के काम में वो काम कर रहे हैं क्योंकि वो एक मैनेजर हैं, ऑपरेशन मैनेजर हैं। मैनेजर की पोस्ट हमेशा मिडिल लेवल में आती है, तो वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे हैं। ही विल परफॉर्म द फॉलोइंग 2 ऑपरेशन, और कौन से 2 काम करेंगे वो, तो डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ हिज डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो है, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो उनको डिपार्टमेंट मिला है वहाँ पे वो काम किस तरह हो, स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो हो, इसको डिटरमाइन करने का काम करेंगे ये, ठीक है। दूसरा है आपका कम्युनिकेटिंग प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवांसेस, यानी कि शिकायतें जो हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस मिडिल लेवल मैनेजमेंट यानी ऑपरेशन लेवल में, जो भी परेशानियाँ आ रही हैं प्रोडक्शन के दौरान या वर्कर्स के बीच, ये सारी जो भी परेशानियां आ रही हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट की, उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाने का काम ये करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका 4 मार्क्स कैरी करता है। एक बड़ा केस स्टडी क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से फोकस होकर देखिएगा। XYZ पावर लिमिटेड सेटअप अ फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर लैंटर्न्स इन अ रिमोट विलेज। एक रिमोट विलेज में as there was no reliable supply of electricity in rural areas, एक कंपनी है XYZ पावर लिमिटेड, वो मैन्युफैक्चर करती है सोलर लैंटर्न्स, यानी कि सोलर लैम्प जो होते हैं, जो आपके सोलर से यानी सूरज की रोशनी से जलें रात में, मतलब रात में वो वर्क कर सकें, दिन भर वो सोलर से रिचार्ज हो जाए, इस टाइप के लैम्प्स बनाते हैं ये, ठीक है। और ये किन के लिए बनाते हैं, उन विलेजेस के लिए बनाते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बहुत अच्छी नहीं है, रूरल एरियाज़ के लिए, ठीक। देन आते हैं, द रेवेन्यू अर्नड बाय द कंपनी वॉज सफिशिएंट, जो ये रेवेन्यू अर्न करते थे वो सफिशिएंट है कंपनी के लिए, टू कवर द कॉस्ट एंड द रिस्क, यानी कि जो ये कमा रहे थे उससे कॉस्ट भी कवर हो जा रही थी और रिस्क भी कवर हो जा रहा था कंपनी का। द डिमांड ऑफ लैंटर्न वॉज इंक्रीज बाय डे। अब क्या हुआ कि ये जो लैम्प्स बना रहे थे उसकी डिमांड बढ़ने लगी, ठीक है, बढ़ने लगी। तो इसके बाद क्या हुआ कि इनको डिसाइडेड टू इंक्रीज़ प्रोडक्शन टू जनरेट हायर सेल, तो इन्होंने डिसाइड किया अब अगर हमारी डिमांड बढ़ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देना चाहिए ताकि हम सेल्स को पूरा कर सकें। फॉर दिस दे डिसाइड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम नियर बाय विलेज, इसके लिए इन्होंने क्या किया कि प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो अब हमें क्या चाहिए, हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, ठीक है, यानी वर्कर्स चाहिए। तो इन्होंने नियर बाय विलेज से ही, आसपास के विलेज से ही लोगों को रखना शुरू किया कि आप हमारे यहाँ जॉब में आइए एज अ लेबर, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है। द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू ओपन क्रैचेस, इन्होंने ये भी कहा कि हम जिन लोगों को नौकरी पे रख रहे हैं, रूरल लोगों को, गांव के लोगों को ही रख रहे हैं क्योंकि उन्हीं के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको वर्कर रख रहे हैं हम, तो उनके लिए हम अपने यहाँ क्रैचेस भी बनाएंगे, ठीक, उनके यहाँ ये क्रैचेस का भी ऑप्शन देंगे फॉर दी चिल्ड्रेन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़, यानी अपने एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे हैं उनके लिए क्रचेज़ हमारे कंपनी में अवेलेबल होगा, ये भी इन्होंने सोचा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस। यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो डिस्कस हो रहा है उसे आइडेंटिफाई भी करिए और इसे एक्सप्लेन भी करिए, ठीक। तो बिल्कुल यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव्स हमें दिखाई दे रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है और एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। अब कैसे है वो समझिए। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एम मेनली एट अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव विच आर एज फॉलोज। एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, एक बिजनेस के पैसे से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को पूरा करना आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में, कि कंपनी का क्या गोल है वो पूरा करना। तो बिल्कुल यहाँ हमें कंपनी का गोल दिखाई दे रहा है कि वो अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहता है, जनरेट हायर सेल्स, डिमांड के अकॉर्डिंग वो सेल्स बढ़ाना चाहता है, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, जो कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे केस स्टडी में हो रहा है।
तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर 3 आते हैं आपकी सब हेडिंग। सर्वाइवल सबसे पहले, इट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इट एम्स एट जनरेटिंग इनफ रेवेन्यूज टू कवर दी कॉस्ट को कवर करने के लिए सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपकी कंपनी सर्वाइव यानी एक मार्केट में रह सकेगी तभी जब वो कॉस्ट अर्न कर रही है, यानी कि इतना प्रॉफिट कमा रही है कि जो खर्चा हो रहा है बिजनेस में वो कवर हो पाए। तो सर्वाइवल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट, इट एम्स एट हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जिनको हमने नौकरी पे रखा है उनको हम रिटर्न दे सकें, उनको हम सैलरी दे सकें, उनको हम डिविडेंड दे सकें, उनको रिटर्न दे सकें उनकी मेहनत का। तो इतना प्रॉफिट एक कंपनी को कमाना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इन लॉन्ग रन में चलने के लिए बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो प्रॉफिट कमाती रहे। केवल सर्वाइवल से ही काम नहीं चलेगा, उसे प्रॉफिट भी कमाना होगा। देन आते हैं ग्रोथ रिफ्लेक्ट सक्सेस ऑफ बिजनेस, दिस ऑब्जेक्टिव हेल्प द फर्म रिमेन इन दी बिजनेस एंड टू एक्सपैंड इट सेल्स वॉल्यूम एंड वर्कफोर्स। वो अपने सेल्स को बढ़ा सकती है, बढ़ाएगी, अपने सेल्स को बढ़ा रही है, प्रोडक्शन को बढ़ा रही है, तो वो क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। तो अगर हम देखें तो ये तीनों ही चीज़ें आपकी इस केस स्टडी में मेंशन है। सर्वाइव वो कर रही है क्योंकि ऊपर केस स्टडी में दिया था कि वो अपने कॉस्ट और रिस्क को कवर कर रही है, तो ये क्या कर रही है, वो सर्वाइव कर रही है। प्रॉफिट कमा रही है क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को लगातार सैलरी वगैरह दे रही है, वहाँ पे कोई कमी नहीं है। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पावर जो इनकी कंपनी है वो रेवेन्यू अच्छा अर्न कर रही है। अब जब रेवेन्यू अच्छा अर्न कर रही है तो यानी प्रॉफिट कमा रही है। और ग्रोथ इसलिए क्योंकि वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहती है और हायर सेल्स करना चाहती है, तो ये वो क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। तो हमें तीनों ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहे हैं। आते हैं सेकेंड ऑब्जेक्टिव भी वो पूरा कर रही है, जो कि है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी सोसाइटी के प्रति क्या एक ऑब्जेक्टिव हमारा बनता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो भी यहाँ पूरा हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिजनेस बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड इट्स ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स द मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी, अपने मेंबर्स यानी अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी होनी चाहिए, तो वो सोशल में आता है। और बाकी सोशल ऑब्जेक्टिव भी आपके होते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो बिल्कुल वो रूरल लोगों के लिए नौकरी का इंतज़ाम कर रही है इस केस स्टडी में XYZ कंपनी, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो रही है। हेल्पिंग इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, बिल्कुल गाँव के लोगों को नौकरी दे रही है, यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को नौकरी दे रही है, तो ये भी यहाँ पे पूरा हो रहा है नीड। अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट भी दे रही है, क्यों दे रही है, क्योंकि वो क्रचेज़ ओपन करना चाहती है उन बच्चों के लिए जिनके उन एम्प्लॉयज़ के बच्चे यहाँ क्रचेज़ में रहेंगे, तो ये बिल्कुल सोशल नीड्स वो पूरी कर रही है। एक वर्किंग एनवायरनमेंट भी अच्छा दे रही है, तो इसलिए सोशल ऑब्जेक्टिव भी आएगा। ओके, तो ये पूरा क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का बनेगा। ये सोशल ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स और बाकी ये तीनों जो आप एक्सप्लेन करोगे सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट, ये आपके 1 मार्क्स के, तो ये टोटल 4 मार्क्स कैरी करेंगे। आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखते हैं क्या है। कमल खान एंड डेविड आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंगेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट इन मध्य प्रदेश। एक डेयरी प्रोडक्ट कंपनी है मध्य प्रदेश की, उसको ये 3 पार्टनर्स मिलके चलाते हैं। कौन 3 पार्टनर, कमल खान और डेविड, ये 3 आते हैं। कमल इज़ अ होल्डर ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विद बिजनेस स्टडी एज वन ऑफ दिस इलेक्टिव सब्जेक्ट। जो कमल है उनके पास ये क्वालिफिकेशन है कि उन्होंने बिजनेस स्टडी के इलेक्टिव, उनका सब्जेक्ट जो था वो बिजनेस स्टडी का था और उन्हें बिजनेस की अच्छी नॉलेज है, इससे ये पता चलता है। नेक्स्ट आते हैं, खान हैज़ डन अ पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी लिटरेचर। और खान ने क्या किया है, खान की क्वालिफिकेशन ये है कि वो हिंदी लिटरेचर के पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इसके बाद लास्ट की बात करते हैं डेविड ने क्या किया है, डेविड ने डेयरी फार्म में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, यानी वो डेयरी फार्म को अच्छे से समझते हैं और इनकी कंपनी भी डेयरी फार्म से रिलेटेड है, डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं, वन डे देयर वाज अ सीरियस डिस्कशन बिटवीन खान एंड डेविड रिगार्डिंग द नेचर एंड मैनेजमेंट एज अ साइंस। एक दिन क्या हुआ, डेविड और खान के बीच थोड़ी सी डिस्कशन स्टार्ट हुई कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस है या नहीं है। ठीक है, जिस पे खान ने ये आर्ग्यू किया कि मैनेजमेंट कोई साइंस नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट कोई साइंस नहीं है। वहीं डेविड ने कहा नहीं, ये साइंस है, इसमें साइंस इंक्लूड होती है। अब इसमें कमल जो थे वो आए, इंटरफेयर उन्होंने किया और बोथ खान और डेविड को ये क्लियर किया कि हाँ बिल्कुल मैनेजमेंट एक साइंस है। ठीक है, मैनेजमेंट का नेचर एक साइंस है और इससे रिलेटेड
उन्होंने अपनी बिजनेस स्टडी की नॉलेज को यूज़ किया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन हाउ कमल वुड हैव बीन एबल टू सेटिस्फाई बोथ खान एंड डेविड। तो आपके अकॉर्डिंग कमल ने क्या क्या ओपिनियंस दिए होंगे जिससे वो खान और डेविड को सेटिस्फाई कर सका, यानी अपने पॉइंट्स को प्रूव कर सका। तो यहाँ पे उसने क्या क्या आपको मतलब पॉइंट्स दिए होंगे खान और डेविड को। तो सबसे पहले आते हैं सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि एक साइंस की तरह बिज़नेस स्टडी भी क्या है, बिज़नेस क्या है, एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्यों है? क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जब हम कोई काम करते हैं तो उसका इफेक्ट बिल्कुल हमारे बिजनेस पे पड़ता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इसमें साइंस का एलिमेंट है। मैनेजमेंट सेटिस्फाइड दिस फीचर एज इट वॉज सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज अलॉन्ग विद इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल। आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो बिल्कुल यहाँ पे थ्योरीज़ हैं अलग अलग, यहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं जो कि एक साइंस का एलिमेंट दर्शाती है बिजनेस में। देन आते हैं मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद अदर डिसिप्लिन्स लाइक इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड सोशलॉजी। जिस तरह मैथ्स वगैरह आपकी इंक्लूडेड है, उसी तरह से आपका बिजनेस में प्रिंसिपल्स इंक्लूडेड हैं, जो कि यहाँ पे आपको बिल्कुल दिखाई देता है, एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज हमें शो हो रही है। देन आते हैं नेक्स्ट कि ये एक प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स भी है। क्यों? क्योंकि आप कोई काम करते हैं तो उसका असर आपको दिखाई देता है, इसीलिए यहाँ पे इसको प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन भी कहा जाता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जितने आपने प्रिंसिपल्स देखे हैं सेकेंड चैप्टर में, अगर आपने वॉच किया हो, तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशन है, और उसके बाद ही उन प्रिंसिपल्स को फॉर्म किया गया है। जैसे किसी साइंस के प्रिंसिपल को फॉर्म किया जाता है कि ये काम होगा तो रिज़ल्ट यही आएगा, ये साइंस की थ्योरी होती है। तो इसी तरह एक मैनेजमेंट में भी यही थ्योरी जाती है कि ये बहुत इनएग्जैक्ट साइंस है। ठीक है, बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये लोगों से डील करती है। ठीक है, लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और लोगों का बिहेवियर हमेशा बदलता रहता है, तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट साइंस तो नहीं है, बट ये एक सॉफ्ट साइंस है, यानी कि थोड़ा सा इसमें साइंस का एलिमेंट पाया जाता है और थोड़ा सा ह्यूमन एलिमेंट भी पाया जाता है। तो इसलिए प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स है। देन आते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। यहाँ पे जो वैलिडिटी है वो यूनिवर्सल है। इसका क्या मतलब है? ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होल्ड गुड यूनिवर्सलिटी इन ऑल स्फेयर्स ऑफ एक्टिविटीज़, दे आर यूनिवर्सलिटी वैलिड एंड एप्लीकेबल। यहाँ हर आपके लेवल पे एक मैनेजमेंट, एक बिजनेस इन्वॉल्व है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इन्वॉल्व टू हेल्प द मैनेजर्स टू डील विद अ सर्टेन सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन को कैसे डील करें, उसके लिए एक मैनेजर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प लेता है। यानी कि हर जगह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो बनाए गए हैं वो हर लेवल पे फॉलो होते हैं, जिस तरह साइंस का एक प्रिंसिपल हर जगह फॉलो होता है। जैसे अगर ऊपर से कोई सामान गिराया जा रहा है तो वो नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे ही आके गिरेगा, तो जैसे ये प्रिंसिपल हर जगह फॉलो होता है, उसी तरीके से आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो थ्योरीज़ हैं वो भी आपके बिज़नेस के हर जगह फॉलो होती हैं। बट फिर भी थोड़ी सिचुएशन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़े प्रिंसिपल्स को आपको मॉडिफाई करना पड़ता है, उन्हें थोड़ा चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन जो आप करते हैं, ये एक चीज़ है जो कि इसको एक इनएग्जैक्ट साइंस बनाती है। इसलिए यूनिवर्सल वैलिडिटी है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से अटेम्प्ट करना पड़ता है आपको एक बिज़नेस को। तो बिल्कुल कमल ये तीन अपने व्यूज़ देंगे जो कि डेविड और खान के डिस्कशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये केस स्टडी हमने डिस्कस की, जो कि आपके 6 क्वेश्चंस हैं, उनके मार्क्स अलॉटेड। तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चंस मेरे ब्लॉग पर मिल जाएंगे। ये मैं अपना ब्लॉग ही है जिससे आपको पढ़ के क्वेश्चन समझा रही थी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें, बिकॉज़ ये आपके केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 12th बोर्ड में बहुत हेल्प करेंगे। ओके, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।